यात्रा। लो भाई, पूरी हुई यह यात्रा। गंगोत्री से चला था, जाना था गंगा सागर, पहुंच गया। चला था तो खेतों में जगह जगह सरसों के बीज डाले जा रहे थे और जब लौट रहा हूँ सरसों की वह फसल काटी जा रही है। मैं भी एक बीज ही था, मेरी इच्छाएं बीज थीं, मेरी यात्रा एक बीज की यात्रा थी। उगा, पत्ते निकले, कल्ले फूटे, लहलहाया और वापसी के समय अपनी हथेलियों में सितारों से होड़ लेते सरसों के अनगिनत फूल लिए जा रहा हूँ और कामना करता हूँ कि वो उसी तरह बीज बने जैसे खेत में बने हैं। गंगा भी तो सरसों का पौधा ही है जिसकी जड़ें हिमालय में हैं, जो इस देश की हथेली पर खिलती है और पक कर जीवन को स्वाद से भर देती है। किंतु हर मौसम मधुमास नहीं होता। काल के प्रवाह में बदलाव घटित होते रहते हैं। हर बार फसल ही नहीं मिलती, कई बार सरसों के फूलों पर मधुआ लग जाते हैं, कई बार खेत खाली हो जाते हैं, कई बार स्वाद बदल जाते हैं। गंगा दुर्दिन में है, गंगा का खेत खाली हो रहा है, गंगा का स्वाद बदल रहा है। अब वह अपना जल चक्र पूरा नहीं करती, वह सागर से नहीं मिलती, मगर इतने से गंगा का हाल समझ में नहीं आता। गंगा को महज उसके तटों के भीतर नहीं देखा जा सकता। गंगा अपनी तटों के बीच ही नहीं बहती, उसका असली प्रवाह उसके दोनों ओर निवास कर रहे लोगों के दुख और उनकी जीवन शैली में समझ में आता है। राह में मुझे एक कैंसर पीड़ित महिला मिली। उसके स्तन में कैंसर था। उसने मुझे बताया कि उसके कैंसर के लिए गंगा जिम्मेदार है। मैंने महसूस किया कि जिस तरह का कैंसर उसके स्तन में था, उसी तरह का बल्कि उससे बड़ा कैंसर उसके परिवार में था। उसके बेटे दवा नहीं लाते, उसकी बहुएं उसका घाव नहीं धोती, ताना मारती हैं और पति को यह कहने से कोई नहीं रोक पाता कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसके दुख का बयान कर सकूं, मेरे पास शब्द नहीं है। यह कैंसर वहाँ के समाज में भी दिखा। रिश्ते टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है और सब कुछ जैसे सरसों के दाने की तरफ बिखर गया है। उसे समेट पाना मुश्किल है। उसे पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलता, वह आर्सेनिक जल पीकर रहती है। उसे पीने के लिए शुद्ध जल कहीं मिलता ही नहीं। उसकी छाती गल गई है, उसके शरीर से बदबू आती है। सरकार की ओर से उसे कोई दवा नहीं मिलती। उसके लिए कोई राहत इस प्रजातंत्र में कहीं नहीं है। न सरकार, न धर्म, न समाज, न घर और न खुद। उसके लिए कहीं कोई आश्वासन तक नहीं है। उसका जीवन उसके शरीर से एक युद्ध है। उस औरत का दर्द मुझे हर जगह दिखा। इस युद्ध में वह अकेली नहीं, बल्कि पूरी गंगा घाटी की औरतें और मर्द हैं। जब तक डॉक्टर आश्वासन देता है, तब तक कविता आरंभ नहीं होती। जब डॉक्टर जवाब दे देता है और नियति के सहारे छोड़ देता है, कविता तब आरंभ होती है। उस औरत के लिए और उस औरत की तरह के लोगों के लिए सर्वथा विपरीत समय में उम्मीद बनकर मेरे साथ गंगा उतर कर आई और मुझे अपने जादू का असर दिखाया है। गंगा ने मुझे यकीन दिलाया है कि अभी वक्त है और सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे खुशी है कि मैं गंगा का बीज लेकर आया हूँ और यह बीज चमत्कारी है। इसे मुट्ठी में बंद कर समुद्र की छलांग लगा सकता हूँ, किसी सुरसा के मुंह में समाकर बाहर निकल सकता हूँ। इस बीज में वह जादुई असर है जिसके बल पर इस संस्मरण कथा में ऋग वैदिक काल से आज तक का इतिहास बयां कर सकता हूँ। काल यात्री बनकर भूगोल का उस तरह दर्शन करा सकता हूँ जैसे आप टीवी देख रहे हों। यह बीज चमत्कारी है और सत्ता के चरित्र को ही नहीं, समाज के और आधुनिक मनुष्य के चरित्र को भी बेनकाब कर सकता है। गंगा को संपूर्णता में देखना, देश को और उसके आम जन को बंधते बंटते और लुटते कटते देखना है। गंगा को देखना, प्रकृति में तमोगुण की अवस्था को देखना है। गंगा को देखना, प्रलय के आमंत्रण को देखना है। गंगा वध स्थल पर बंधी है, देश वध स्थल पर बंधा है, आम जन वध स्थल पर बंधे हैं। सभी सिर मुड़ाकर ओले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गंगा के बीज में वह ताकत है कि वह वध स्थल का खूंटा तोड़ देश को नया जन्म दे सकती है। यह यात्रा नवंबर 2013 में आरंभ हुई थी। गंगोत्री से गंगनानी, उत्तरकाशी, टिहरी और देवप्रयाग होते हरिद्वार तक पैदल चलकर आया। आगे भी पैदल जाने की ही योजना थी, पर हरिद्वार आने के बाद मित्रों ने साइकिल दे दी और मेरी पदयात्रा साइकिल यात्रा में बदल गई। साइकिल मिलने के बाद, उसके साथ कुछ दिन चलने के बाद यह समझ में आया कि साइकिल अनिवार्यता थी। पदयात्रा तभी संभव है जब कंधे पर फकीरों की तरह बस एक झोला हो, एक धोती, एक गमछा और सर्दियाँ न हो। लेखकीय जिम्मेदारी, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा और ठंड के कपड़ों के साथ मेरे सामान का वजन 7 किलो से अधिक हो गया था और पहाड़ की चढ़ाई पर मुझे झुककर चलना पड़ता था। साइकिल मात्र से मुझे राहत मिली। मैं साइकिल पर चलता था। जीवन के पड़ाव बदल जाते हैं तो साधन भी बदल जाते हैं।
पूरे 20 वर्षों के बाद यात्रा में इस तरह साइकिल से जुड़ना सुखद लगा। कन्नौज, बिठूर, कड़ा, बनारस, बलिया, पटना, भागलपुर, फरक्का और मुर्शिदाबाद, मायापुर होते गांव गांव की हवा में सांस लेते, घाट घाट का पानी पीते 4 महीने और 23 दिन की अनवरत यात्रा के बाद मैं सकुशल गंगा सागर पहुंच गया। इस प्रवाह में गंगोत्री और गंगा सागर के बीच गंगा और उसके आसपास की प्रकृति, संस्कृति, जन का हाल देखते मुझे 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल से होकर गुजरना पड़ा। रात्रि विश्राम के लिए रास्ते में लगभग 100 केंद्रों पर रुकना पड़ा, जहां खान पान और रहन सहन का स्तर देखा। 30 से अधिक केंद्रों पर लोगों के ने मेरे अनुभव सुने और संवेदित हुए। राह में लोगों का जो प्यार और जो आत्मीयता मिली वह मेरे लिए जीवन की अनमोल प्राप्ति है। मगर गंगा का हाल देखा और लोगों का जो हाल देखा वह मेरे सीने में गांठ बनकर बैठ गया है और सच कहता हूँ कि घाव की तरह टीस रहा है। सोचता था कि अपने साथ बहुत सारे जख्म ले जा रहा हूँ, क्या करूँगा इनका, लेकिन जब पता चला कि हर जख्म बम है तो मेरी धारणा बदल गई। ये फटेंगे, पहले मेरे भीतर फटेंगे तब बाहर। इस सूचना के साथ कि गंगा गंगा सागर में नहीं है, इस सूचना के साथ कि गंगा का जल चक्र टूट चुका है, मेरी यात्रा पूरी हुई। 27 फरवरी 2014 को इसका विधिवत समापन शांति निकेतन में हुआ। शांति निकेतन में मंजू रानी सिंह की छात्रा ने मुझे तिलक लगाया और भाई आशुतोष ने यात्रा समापन की घोषणा की तो लगा जैसे एकाएक बेरोजगार हो गया हूँ। मैं वापस घर आ गया। ये सबसे कठिन दिन थे मेरे। मैं घर में था पर मुझे लग रहा था कि मैं घर में नहीं हूँ। देखे गए जख्मों का हाहाकार मुझे हर पल सुनाई देता रहा। इन जख्मों ने मुझे कहीं और जाने से रोक लिया और उसकी पुकार मुझे सुनाई देती रही। एक यात्रा कई यात्राओं की जनक बन जाती है और यह यात्रा जाने कितनी यात्राओं की जनक बन गई। रोज रात में सोते समय मेरी हर सांस गंगा से पूछती, तुम्हारे लिए धरना प्रदर्शन मांग अप्रासंगिक हो गए हैं माथे, मैं क्या करूं? मैं जानता हूं जो लोग या जो संस्थाएं तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं उनके सामने मांग पत्र देना, गिड़गिड़ाने और आह भरने का कोई असर नहीं होगा। मुझे हमेशा एक युवती जिसके पास एक बलात्कार का अनुभव था कहती दिखाई देती कि ओ गंगा यात्री, बलात्कारियों के सामने गिड़गिड़ाने का अनुभव है मेरा, मत करो यह सब, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी बातों में दम था। तो मैं क्या करूं? यह तुम्हारा संकट है। चूंकि यह मेरे दिल की आवाज़ थी और प्राकृतिक शक्तियां दिल की आवाज़ सुनती हैं, इसलिए मैं सोचता था कि एक दिन गंगा आ जाएगी और मुझे क्या करना है समझा देगी। वह कैसे नहीं आएगी? रोज़ सोचता गंगा आएगी। कल्पना करता कि गंगा आ गई है। कल्पना करता कि गंगा क्या कह रही है और एक दिन सचमुच गंगा की आकृति नजर आई। अपने आंचल में सरसों के फूल सी बहार लिए उसके होंठ खुलते तो लगता दिशाएं खुल गई हैं। उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो मुझे क्या किसी को भी अपराजेय बना सकती थी। उसे मैंने कैंसर वाली औरत का दुख बताया। उसे मैंने और कई घटनाएं सुनाई और दोनों हाथ जोड़ लिया। माते, आपके लिए जंग शहादत लेने लगी है। निगमानंद और स्वामी सानंद, क्या उचित था यह? गंगा कुछ सोचती रही, फिर समझाया, उचित और अनुचित पर बहस का वक्त नहीं है। देखो, राजनीति जब भरोसे की ताकत खोने लगती है तो कला का समय आता है। क्यों माते? सत्य छूट जाता है तब भी संवेदना नहीं छूटती, इसलिए समय को राजनीति नहीं कला बदलती है। यह कलाओं का समय है। तुम्हारा मोर्चा अभिव्यक्ति है। मैं नहीं जानता कि प्रकृति ने मेरे लिए कौन सी भूमिका तय कर रखी है, पर यह जानता हूँ कि मेरी यात्रा गंगा घाटी के दुख के लिए चरम अभिव्यक्ति की खोज है। तथ्य कम थे, उन्हें हासिल करना होगा। इसने मेरी यात्रा का विस्तार किया। इसका विस्तार यमुना, काली नदी, रामगंगा नदियों तक हुआ। अहमदाबाद, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, भागलपुर, आरा, बक्सर, सिताबदियारा और दिल्ली को रुक कर देखा। सरकार के चरित्र को देखा। एनजीओ और छद्म आंदोलनकारियों को देखा। मातृ सदन की लड़ाइयाँ दूर से मुझे रोशनी देती रहीं। स्वामी सानंद ने जीवित रहते हुए दिशा का संकेत दिया था। उनकी मौत की रोशनी में इसका विस्तार देखा। घर द्वार छोड़ कैसे गंगा का हो गया समझ नहीं पाया। गंगा के बहाव में कहीं आरत की आरती मिली, कहीं नाले का जल। बचपन में माँ जब साथ होती तो डर नहीं लगता था, उसी तरह गंगा के होते मुझे डर नहीं लगा। धमकियों से मैं नहीं डरा, प्रलोभन से मैं नहीं डिगा। कलंक लगाए गए, मैं विचलित नहीं हुआ। गंगा ने हर वो दिन दिखाया जिसमें समय था, हर वो रात दिखाई जहाँ करुणा थी, हर वो जगह दिखाई जिसमें गंगा की भाषा थी, और इन सबसे बढ़कर उम्मीद थी कि अभी सब कुछ ठीक हो सकता है। धीरज था कि इस धरती को कई बार इस तरह की अकाल कथाओं के अनुभव से गुजरना पड़ा है। यह उम्मीद ही सरसों का वह बीज है जिसे बोरी में भर कर लाया हूँ। इस पीड़ा को उम्मीद की चाशनी में डुबो कर वापस करना है और नए बन रहे मैदानी इलाकों में छिड़क देना है।
नई गंगा उसी में से निकलेगी, नया समय उसी में से निकलेगा। मैं खुश हूँ कि समय के इतने लंबे अंतराल में न तो कहीं मेरी तबीयत खराब हुई, न तो किसी ने मेरा सामान छीना और न ही कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हुई। यात्रा संवेदनशील सूचनाओं के मामले में बेहद रोमांचकारी बनी रही। सबसे बड़ा लाभ हुआ फेसबुक से जुड़े रहने का। मित्रों को कुछ सूचनाएं देता रहा, उनकी प्रतिक्रिया भी मिलती रही, इसलिए कभी कहीं अकेलापन नहीं खला। इस वक्त जब इसे लिखने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई अनुमान नहीं है कि समय के इस बितान में मैंने कितनी दूरी तय की है। जब मैंने यात्रा की शुरुआत की थी तो पता था कि यह दूरी 2500 किलोमीटर की है, लेकिन यह दूरी नेशनल हाईवे जैसे सड़क मार्ग की थी। गंगा के किनारे किनारे जाने के लिए हर जगह पर रास्ता नहीं था, इसलिए कई बार नदी के तटवर्ती इलाके से और कई बार निकटवर्ती सड़क से जाना पड़ा। आप चलते हुए बहुत कुछ नहीं देख सकते, इसके लिए बाद की यात्राओं में रुक रुक कर देखा। कई स्थानों पर आश्रम बनाकर महीनों रुका, हर जगह उसके इतिहास को देखा और वर्तमान को देखा। गंगा जगाओ अभियान बनाया, कहाँ कितने दिन रहा इसका भी अनुमान नहीं, पर उन अनुभवों का अनुमान है जिसके लिए कोई लेखक यात्रा करता है। यह पुस्तक इस यात्रा का पहला चरण है। यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी जारी है। वैसे भी यात्रा में समय और दूरी का महत्व तो इतना ही है कि उसके भीतर चीज़ें घटित होती हैं, मगर मेरे लिए समय के भीतर एक और समय है, दूरी के भीतर एक और दूरी है जिसे पहचानना था और जिसे तय करना था। इस काल की दूरी का सत्य है कि गंगा में वह ताकत नहीं रही कि गंगा सागर पहुंच सके। इस काल का यह भी सत्य है कि लोगों में आज भी ताकत है कि गंगा को गंगा सागर तक पहुंचा सकते हैं, प्रकृति को तमोगुण से सतोगुण में वापस ला सकते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ धर्म था, अब तो विज्ञान भी है। वह पहली यात्रा तो पाँव की थी और साइकिल की थी। दूसरी यात्रा जो सही अर्थों में न तो पाँव की थी न साइकिल की थी, बल्कि जिज्ञासाओं की थी। वह यात्रा जो महानगरीय जीवन की ऊब और घिसे पिटे जीवन के विरुद्ध नए वैकल्पिक जीवन की तलाश की थी। यह उस नदी के तलाश की यात्रा थी जिसने इतिहास को रचा, सभ्यता को विकसित किया और इस सभ्यता ने उसके साथ कौन सा सलूक किया, इसके पड़ताल की यात्रा थी। सही अर्थों में यात्रा अब आरंभ हुई है। जब लिखने बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि कैसे लिखूँ। यह भी उसी यात्रा की तरह आसानी से पूरी हो जाएगी, इसमें मुझे संदेह है। इस दौर में जितना कुछ देखा मैंने, जिस तरह अपने भीतर महसूस किया, उसे उसी तरह रख देना आसान नहीं होगा। एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो पहले खेत की जुताई करता है। मुझे लगता है कि जुताई खत्म हुई है, सिंचाई और बीज डालने का काम बाकी है। यह 2 फसलों के बीच का पड़ती समय है। घास फसल होने का भ्रम रच चुकी है। अब उसकी पहचान मेरे लिए रचनात्मक चुनौती है। मैं जानता हूँ, इतिहास को कहानी की तरह जानना आसान है, भूगोल को पर्यटन के बहाने देखना भी आसान है, संस्कृति को समझना आसान है, आज के समय में बाजार के प्रभाव को महसूस करना भी आसान है, मगर सभ्यताओं के जंग के बीच उस एक पुस्तक जो अंततः विचार होती है, जिसमें वैकल्पिक जीवन के बीज होते हैं, उनकी शक्ल दे पाना आसान नहीं है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी, नवंबर से फरवरी तक का समय और हर क्षण के भीतर मेरे साथ व्यक्त और अव्यक्त जो कुछ घटित होता रहा, उसे कैसे व्यक्त करूं? यह संकट का पहाड़ मेरे सामने खड़ा है। यात्रा का हर पल सुखद था, रोमांचक था, हर जगह अनूठी और बेमिसाल थी। जहाँ भी गया उस जगह के साथ मेरा रिश्ता बना, वहाँ का पानी पिया, वहाँ का नमक खाया, उनके साथ के पल को उत्सव की तरह मनाया और उनके जले जख्मों को खुरेदा। याद कर रहा हूँ, सारे चित्र मेरी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए हैं और मुझसे वायदे के अनुरूप उसी लेखकीय ईमानदारी की मांग कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? राह में मैंने जितना कुछ देखा उसे कहने के लिए एक जीवन काफ़ी नहीं है। अगर गंगा के तट पर फैली प्रेम कथाओं को देखूं तो एक अलग चेहरा बनता है। शंकराचार्य का काल, अंग्रेज़ों की लूट और उसी के नक्शे पर चलती उसकी हम कदम सरकार। प्रकृति और पुरुष के संबंधों को एक बार सरस्वती नदी के तट पर परिभाषित किया गया था, उसे गंगा के तट पर एक बार फिर परिभाषित करने का दौर आ गया है। गोइठे से गीतों का सफ़र हो तो असमंजस तो होगा। इस यात्रा के आरंभ में यही असमंजस था। मुझे रास्ते के बारे में कुछ मालूम नहीं था, स्थलों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि किस सड़क पर चलूँगा, कहाँ कहाँ रुकूँगा, कौन सा यात्री होगा, कौन मेज़बान। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, रास्ता मिलता गया और स्थान भी मिलते चले गए और ठिकाने भी बनते चले गए। इस पुस्तक के साथ भी यही करता हूँ। चलता हूँ, जाते हुए भी मेरा खुद पर यकीन था, लिखते हुए भी मुझे खुद पर यकीन है। चलते हैं, हो सकता है आगे कोई रास्ता मिल जाए, स्थान मिल जाए और गंगा एक बार फिर ठिकाना बन जाए।